पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बार फिर 1 साल मुकम्मल हुआ है। इट्स अमेजिंग 1 ईयर। और बात ये नहीं है कि हम उस एक दिन को मनाएं, उस एक दिन के बाद इस पूरे साल जो पाकिस्तान का रहा है, एज अ मिलिट्री पार दुनिया ने पाकिस्तान को अप्रूव किया। उसके बाद जैसे कि कल डीजे एस्पायर ने भी कहा कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पाकिस्तान सामने आया इन द रीजन। एंड द थर्ड थिंग इज जो सालिस बन के आया, और अब तो अमरीकी सेनेट में भी इसकी वाहवाही हो रही है। तो प्लीज़, वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन इस पूरे साल को एक जवाब में कैसे समझेंगे आप? हाउ इज़ द फीलिंग? बहुत शुक्रिया सादिया फैसल, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं तो पूरा साल इस पर रिसर्च कर रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल पाक फ़िज़ाइया ने भी इंडोर्स कर दिया 80 का। मैं इसलिए वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि मैंने 6 तारीख को एक पूरा साल पाक फ़िज़ाइया की खुसूसी इजाज़त से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जी। अपने चैनल पर अपलोड किया और उसका टाइटल ये था 80 रियलिटी। तो 80 रियलिटी तो दुनिया जान चुकी है। हम भी ऑब्वियसली, मैं बहुत अरसे से पाक फ़िज़ाइया से जब भी राब्ते में होता था तो मैं कह रहा था आपको रिविज़िट करना चाहिए। आपका स्कोर ज़्यादा है, लेकिन पाक फ़िज़ाइया समझती थी कि नहीं, एक दफ़ा हम कह चुके हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहला जो साल गुज़रा है उसके बाद हमने रिकॉर्ड ऑफ़िशियली स सेट स्ट्रेट कर दिया है। नाइस। तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, सेंस ऑफ प्राइड है। सेंस ऑफ प्राइड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको जंग को कभी सेलिब्रेशन तो नहीं कहता, यह लेकिन हमने अपनी सॉवरेनिटी का डिफेंड जो किया है, जिस तरीके से हमने दुश्मन को एक न्यू नॉर्मल बनाने से रोका है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो रात ऐसी थी जब 12:30 बजे के करीब 85 जहाज़ हमारी सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। कुछ पर एयर टू सरफेस जो है वो वेपन्स लगे हुए हैं, कुछ पर एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए हैं। मैं, क्योंकि मुझे खुसूसी इजाज़त दी गई इन फुटेज को देखने की, मैं अब और अपने आप को बड़ा ऑनर्ड समझता वाह। हूँ कि मैंने ये तमाम की तमाम शूटिंग, इनके डाटा, इनकी पायलट्स की वीडियोज़, रेडियो कॉल्स, मिसाइल की ट्रैवलिंग सारी की सारी खुद देखी, क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। तो पूरा थ्रू आउट 1 ईयर, जिसको कहते हैं ना, मैं अपने आप को खुशकिस्मत 2 तरह समझता था। एक कि मेरा इसी इंस्टीट्यूशन से सारी उम्र ताल्लुक रहा, पाक फ़िज़ाइया से। मैं भी इसी अमल से कंट्रीब्यूशन में, जैसे वो फाइटर पायलट हैं, किसी ज़माने मेरा ताल्लुक था उससे। दूसरा ये कि ये जो फर्स्ट टाइम एवर मुझे ये ऑनर मिल रहा है कि मैं इसको डॉक्यूमेंट करूँ। ये बहुत ज़रूरी था। देखिए, अपनी कौम को बताना, सिर्फ़ एक इस पे प्राइड ले लेना। बहुत सारे लोग जब मैं मिलता था तो तफ़सील पूछते थे कि आप बताएँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? तो मैं विश करता था कि तमाम लोगों को पता हो, पाकिस्तानी को। बिकॉज़ देखिए, हमारे पास जो खुश होने के लिए, पॉज़िटिविटी के लिए, पॉज़िटिव वाइब के लिए बहुत कम चीज़ें हैं इस मुल्क में, ज़ाहिर है। स्ट्रगलिंग है, हम चैलेंजिंग सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ़ बता रहा हूँ कि उस रात को एक बहुत चैलेंजिंग डिसीजन मेकिंग भी हुई। लीडरशिप की विज़न उस दिन काम आई। मैं यस। अक्सर कहता हूँ, और जब लोग समझते हैं और चैनल्स भी कुछ पूछते हैं कि जी ये तो बड़ा अच्छा दिन था उस दिन पायलट्स के लिए, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा दिन बनाने के लिए आपको बहुत दिनों की कुर्बानी देनी पड़ती है। जी, जी। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी है और पीस टाइम में करनी पड़ती है। आप जंग के दौरान नहीं सीखते। आपने एग्जैक्टली। देखा था अनिल चौहान जो उनके सीडीएस थे, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने गलतियाँ की, हमारा नुकसान हुआ, फिर हमने एयरफोर्स ग्राउंड की, फिर हमने ऑपरेशन टैक्टिक्स ठीक किया और हमने 10 तारीख को कम बैक किया। जी, ये उनके सीडीएस कह रहे थे। जी। आप इमेजिन करें कि इतनी बड़ी एयरफोर्स जो दुनिया में ऑलमोस्ट चौथे-पाँचवें नंबर पर है, तकरीबन 1000 फाइटर जहाज़ हैं। आप जंग के दौरान इस पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स को एंगेज करते हैं और फिर अपने टैक्टिक्स इंप्रूव करते हैं ग्राउंड करके एयरफोर्स को। तो ये या एक, मैं इस पे क्या रोशनी डाल सकता हूँ? तो पूरा साल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैं इसी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में कुछ महीने पहले, इस जंग से मई 2025 से पहले, मैं इन्हीं फाइटर पायलट से मिलकर आया था और सही है। मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में उनके इंटरव्यू लिए और उस इंटरव्यू में पायलट्स ने मुझे बताया कि हमें एंटी राफेल टैक्टिक्स का हुक्म है एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की तरफ से। वो कह रहे थे स्पेसिफिक टू राफेल हम उसकी वीकनेसेस, उसकी एक्सप्लॉइट कहाँ-कहाँ करेंगे, हमारी कहाँ-कहाँ स्ट्रेंथ है, उसकी रोज़ाना एब्सोल्युटली। की बुनियाद पर हम एयर कॉम्बैट सिर्फ मिशन करते हैं और कोई मिशन हमें इजाज़त नहीं है करने की। वाह। राइट, दैट्स द राइट। विज़न। मैं इसलिए आपकी अपनी कौम से शेयर कर रहा हूँ कि ये एक यूनिटी ऑफ पर्पस होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। उन लोगों की तमाम ऑब्वियसली जो फाइटर पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, उनका फोकस सर अब मैं हाइलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ यानी राइट। कि खालिद साहब, यू आर द फॉर्चुनेट वन जिसने गॉडजिला को गिरते हुए देखा। पे। अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। खालिद साहब, आई जस्ट वांट टू, क्या वाकई ही भारत, जब हम ऑब्वियसली दुनिया भर में जिस स्ट्रेटेजी से हमारी एयर फोर्स ने, हमारी दीगर फोर्सेस ने भारत को
वापस धकेला और उनको बताया, और फिर वी ऑब्वियसली हम आगे भी बढ़े। S4 को जिस तरह से हमने नुकसान पहुंचाया, उनके सिस्टम को तबाह किया, दुनिया इस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रही है। द पीपल हु रियली टॉक अबाउट कि कहीं ना कहीं इंडिया को ऐसा लगा था कि जिस तरह इस वक्त यूक्रेन में रशिया की सूरत हाल है, वो हमारे ऊपर इस तरह की सूरत हाल मुसल्लत कर सकता है। डू यू थिंक वर दे सो ओवर कॉन्फिडेंट कि वो ऐसा कर सकते थे? डिड दिस थॉट कम टू देयर माइंड? जी सादिया, देखिए उन्होंने दो जगह गलती की है। एक गलती हमें अंडर एस्टिमेट की है करके, और एक उन्होंने खुद को ओवर एस्टिमेट करके की है। उन्होंने समझा था कि वो बहुत बड़ी एयरफोर्स है, उन्होंने 36 राफेल ले लिए हैं। उस राफेल के आने के जाहिर है बहुत बड़ा एडवांटेज था उनको। हमारे पास जो J-10C थे वो ऑलमोस्ट आधे नंबर के थे उनसे। तो जब उन्होंने ये एक देखा, और दूसरा उन्होंने देखा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम स्ट्रगलिंग नेशन है, एक एलिमेंट ऑफ चैलेंज है हमारे पास, इकोनॉमिक चैलेंज थे, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, हमारा बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे हम गुजर रहे थे। और फिर आपने देखा कि उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करते हुए उन्होंने सोचा कि ये मौके पर हमला करके भावलपुर और मुरीद के और मुख्तलिफ जगहों पर वो ये साबित कर देंगे वन टाइम कि इंडिया की चॉइस होगी कि किसको वो दहशतगर्द जानेंगे और कब हमला करेंगे। और अगर वो हमारी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की फिजाइया खास तौर पर एक्सेप्ट कर लेती, जैसे बहुत सारे कमजोर मुल्क करते हैं कि उनके पास वेपन्स होते हैं लेकिन हौसला नहीं होता, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज ये खुदा ना खास्ता न्यू नॉर्मल बन चुका होता। आप और मैं अपनी अपने घरों में बैठे हम अनश्योर होते हैं कि किस वक्त इंडिया हमें समझेगा दहशतगर्द है, चॉइस और एग्जीक्यूशन और जज और ज्यूरी और खुद ही बन जाएगा। तो वो एक सेट करना जरूरी था वापस। और जाहिर है एक चीज मैं आखिरी जरूर इस सवाल के जवाब में कहूंगा कि देखिए, मैं ये भी जानता हूँ, उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये कहा है कि आगरा में उनका A-50 जो उनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग बड़ा कीमती जहाज था और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट था जिस पर इजराइल का रडार लगा हुआ था, क्योंकि ये अर्ली वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, पाक फिजाइया के ड्रोन्स के निशाने पर आ गया था जब वो रनवे पर टैक्सी कर रहा था। और मुझे बताया गया, मैं वहां पे देख सका खुद और कंफर्म किया मैंने खुद देखकर कि पाक फिजाई के सरबराह ने अपने ड्रोन्स को पुल बैक करने का हुक्म किया, क्योंकि वो कहते थे कि हम अननेसेसरी एस्केलेशन करके कौम को जंग में नहीं धकेलना चाहते। ये ग्रेस होता है। जब आपके पास पावर होती है तो उसके साथ आपको रिस्ट्रेन करना भी आता हो, तो ये मैं उससे ज्यादा डबल क्रेडिट दूंगा लीडरशिप को कि एक ट्रेनिंग की, जब मौका आया कि आप दुश्मन को तबाही से दुचार कर सकते हैं, तो फिर फैसला किया कि पुल बैक किया। मैंने उन्हीं टॉक्स में जब उनसे पूछा, तो ऑब्वियसली मैंने सरबराह पाक फिजाई से एक दफा मुलाकात बाद में भी, बाज दफा काफी दफा हुई, लेकिन एक दफा मैंने उनसे पूछा कि आप खुद भी तो ऑपरेशन रूम में रहे हैं, तो आप सुना है कि 20 दिन घर नहीं गए, तो आप कैसे क्या करते थे? तो वो उन्होंने अच्छा जवाब दिया। मैं सिर्फ लीडरशिप की भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर, मैं अगर घर चला भी जाता तो इन हालात में नींद कैसे आ सकती है जब कौम के ऊपर किसी वक्त भी हिंदुस्तान हमला कर सकता था। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान ने फिर हमला किया 12:30 बजे। उसके बाद जो बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया पायलट्स ने, ये बहुत यादगार इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि ये जहाज गए थे डिफेंसिव मिशन के लिए, यानी हिंदुस्तानी जहाजों को रोकने के लिए। जब उन्होंने अपने वेपन्स हमारे साथ देखते हुए हमें और डर के मारे अपने बॉर्डर के अंदर से फायर कर दिए, तो फिर हुक्म दिया गया कमांड का यहाँ से कि इनको अब वापस नहीं जाने देना। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एक हिस्टोरिकल मिशन है कि हमने इंडिया को एक, जैसे मैंने अर्ज किया, रिस्टोर कर दिया दोबारा बैलेंस, और इंडिया को मैसेज दिया कि ये वो डिफेंसिव और रिएक्टिव एयरफोर्स नहीं है, ये डिस्ट्रप्टिव, ऑफेंसिव और गेम चेंजिंग एयरफोर्स हो चुकी है। एब्सोल्युटली है। और अब जैसे आपने कहा, मुझे याद आया, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने J-10C की बात की, ऐसे ही एक उड़ती, क्योंकि हम जहाज़ों की बात कर रहे हैं, उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि क्या पाकिस्तान की फ्लीट में स्टेल्थ्स इंक्लूड होने जा रहे हैं सर? और अगर ऐसा है तो फिर रीजन में पावर शिफ्ट कितनी बड़ी होगी पाकिस्तान की फेवर में? फैसल, देखिए, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया बड़ी एक्टिवली इंगेज्ड है उन चैलेंजेस को प्लग करने के लिए जिनका हमें सामना करना पड़ा मई 2025 में। उसमें एक स्टेल्थ भी ऑप्शन है। 5th जनरेशन जहाज दुनिया में है, और पाक फिजाइया अमेरिका के साथ भी, नॉट फॉर स्टेल्थ बट अदरवाइज में हमारी जो हमारे पास, क्योंकि देखिए 75 F-16 भी हमारे पास हैं, उस रात जंग में वो हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वो उनको इफेक्टिवली अग्रेसिवली एम्प्लॉय नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी मिसाइल की रेंज निस्बतन J-10C के मुकाबले में कम थी, और राफेल जो इंडियन जहाज है उसके मुकाबले में तकरीबन आधी थी, एज कम्पेयर टू 60 to 70 किलोमीटर, और राफेल की थी 150 से 250 किलोमीटर में, जिसका मतलब ये है कि F-16 जहाज को अगर हम इंगेज करते हैं उनके साथ, तो वो इससे पहले कि F-16 वहां तक पहुंचते
राफेल मिसाइल अपना पहले लॉक कर सकता था, निशाना बना सकता था। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान के, सिर्फ ये नहीं है कि जो स्टेल्थ हमने लेना है, हम F-16 अपग्रेडेशन, इन पर जो वेपन लगे हैं उनकी अपग्रेडेशन, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन जो ही कोई फाइनल होगी डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। राइट। ऑब्वियसली हम ये तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तौर से भारत को धूल चटाई, और हमारा ये बार बार प्रूव हुआ कि ठीक है, हम किसी किस्म की एग्रेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमारे मुल्क पर अगर हमला करेंगे तो हमें पता है कि हम कैसे दिफा कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल गुजर गया, मुसलसल भारत की जानिब से धमकियाँ आती रही कि हम अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे, देन दे नेम्ड अस, नेम्ड आर प्लेसेस कि कहाँ पर वो अटैक करना चाहते हैं, बट दे डिड नॉट हैव द ऑडेसिटी, दे डिड नॉट ट्राई। इज इट बिकॉज जो जवाब हमने दे दिया था उसके बाद वो ये हिम्मत नहीं कर सकते, और ट्रूली क्या उनके पास अब ये पार और हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा ऐसा करना चाहेंगे? सादिया, कल भी मैं चैनल्स पर था तो मुझे कहा गया कि भारत हमला करने का सोच सकता है, तो मैंने कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि बिल्कुल सोच सकता है, उस सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है, हमला भी कर सकता है। लेकिन मसला किधर आता है, जब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ऐड होगा उसके अंदर। देखिए, जब एक आप मुल्क पर चढ़ दौड़ते हैं तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जो आपके हाथ में नहीं रहती। अमेरिका ने ईरान पर किया तो क्या हुआ, हमला अमेरिका कर सकता था, लेकिन उसके अंदर जब ईरान का रिस्पॉन्स शामिल हुआ फिर और चीजें फैक्टर आ जाते हैं। इसी तरह मई 2025 में भी हिंदुस्तान ने हमला किया, लेकिन जब आप हमला करते हैं तो नंबर 1 आपके पास बहुत सारा एडवांटेज होता है, इनिशिएटिव आपके पास होता है, चॉइस ऑफ वेपन्स आपके पास होता है, टाइमिंग आपके पास होते हैं, दिन को करना है रात को करना है, इंटेंसिटी आपके पास होती है, शॉक एंड सरप्राइज आपके हक में होता है। जब इतने एडवांटेज होते हैं तो फिर कौम आपकी पूछती है कि वॉर ट्रॉफी कहाँ है। तो वॉर ट्रॉफी आपने लोगों को दिखानी होती है जब आप ऑफेंस करते हैं। तो जब आप किसी को मुक्का मारेंगे और नाक से खून निकालना चाहेंगे तो फिर आपको अपने सर की भी तो फिक्र होनी चाहिए ना कि रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये चीज रोके हुई है, जितनी आप तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा आप चांसेस कम हो जाते हैं जंग के। सर, मेरे पास अप्रैल 19 ओके, जी, आखिरी जुमला जी, अगर चलते हैं, अप्रैल 1948 में कायदे आजम तशरीफ ले गए थे एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर, और वहां जाकर उन्होंने एक खूबसूरत बात कही थी कि अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रांग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एग्रेसर। तो ये अग्रेसर को इनवाइट करते हैं, अगर आपकी कमजोर मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, स्ट्रांग थी, जवाब दिया, और आज तक आई एम श्योर वही चीज उनको याद कराती रहेगी कि क्या कीमत देनी पड़ेगी अगर दोबारा आएंगे तो। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है सर, मुझे बताइए, कल उनकी एयरफोर्स ने उनको 1 साल बाद याद आया कि उन्होंने पता नहीं कितने जहाज गिराए, क्या कराएं। योर 30 सेकंड्स कमेंट ऑन दैट। उनके 3 महीने बाद उनको 9 अगस्त को याद आया था उनके एयर चीफ को कि 5-6 गिराए हैं। हाँ। फिर उसके 2 महीने और गुजर गए, टोटल 5 महीने गुजर गए, उन्होंने कहा 10-12 गिराए हैं। और हम घर नहीं जा सकते फाइटर पायलट्स जिस दिन उस दिन की मिशन की डीब्रीफ ना करें और अपने बॉम्ब्स का हिसाब काउंट करें और डीब्रीफ करके लेसन ड्रॉ ना करें। मुझे नहीं समझ आती एयरफोर्स चीफ ने लेसन तो बड़ी दूर की बात है, काउंटिंग में 3 और 5 महीने क्यों लगा दिए। दैट्स अनफॉर्चुनेट एंड आई एम श्योर ही इज लाइंग नाउ। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब आज थे, और ऑपरेशन बुनियादी मरसूस की हम उन यादों को ताज़ा कर रहे थे